नमस्कार दोस्तों, कार्यरत शिक्षकों के लिए सीजीटेट 2026, साथ ही साथ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए सीजीटेट 2026 एवं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज का हमारा बाल विकास का ये 10वां क्लास है। अभी तक हमने 10 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज की जो सेशन में हम बात करने वाले हैं आकलन और मूल्यांकन, साथ ही साथ सीसीई, ग्रेडिंग, उपचारात्मक शिक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, उन पर भी आज की इस सेशन में बात होगी। साथ ही नए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के सेशन की यही शुरुआत करते हैं। आकलन और मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर आज भी जो है बीएड डीएड पास युवा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम आकलन किसे कहेंगे और मूल्यांकन किसे कहेंगे। चलिए बात करते हैं आकलन जिसको असेसमेंट कहा जाता है और मूल्यांकन जिसको इवोल्यूशन कहा जाता है। तो असेसमेंट एंड इवोल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले बात करें आकलन की जिसको असेसमेंट कहा जाता है। तो यह संवेगात्मक व रचनात्मक, ठीक है, ये संवेग है, संवेगात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक यह ज्ञात करता है कि अधिगम ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यानी कि यह जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी क्या है, देखो आकलन क्या है, जैसे हम बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हैं क्या वह ठीक से पढ़ पा रहा है, जो ज्ञान हमको बच्चों को देना चाह रहे हैं क्या बच्चा उस ज्ञान को ठीक से ग्रहण कर पा रहा है या नहीं ग्रहण कर पा रहा है। जब बच्चे के ग्रहण करने की क्षमता का जब हम कहना चाहिए टेस्ट करते हैं वही टेस्ट कहलाता है आकलन। और ये जो आकलन होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोसेस के साथ साथ यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आज मैंने मान लीजिए पार्ट 4 को मैंने पढ़ाया कक्षा दूसरी में, अब मैं पार्ट 4 में पढ़ाने के बाद मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूँ, क्या मैं जो पार्ट 4 को पढ़ाया हूँ बच्चा उसको उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी ज्ञानवर्धक बातें हैं क्या वो ग्रहण कर पाया है, ठीक, क्या उनमें वो कौशल विकसित हो पाया है। तो जब मैं उसका टेस्ट करता हूँ, ठीक, अर्थात जब मैं उनका पता लगाता हूँ कि बच्चा सीख पाया है कि नहीं, और मैं पता उसी दिन लगा रहा हूँ जिस दिन पढ़ा रहा हूँ। यानी कि पढ़ाने के दौरान भी क्या होता है, बीच बीच में मैं पूछते जाता हूँ कि जो मैंने भी बताया अब उसके बारे में ऐसा में क्या होता है, कैसे होता है। तो जो चीज़ें मैंने बताया है समय समय पर पढ़ाने के दौरान जब पूछते रहता हूँ तो वही क्या कहलाता है, आकलन या असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर इसलिए चलता है क्योंकि मैं पढ़ाने के दौरान वो चीज़ कर रहा होता हूँ। ठीक है, आकलन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आकलन के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहले तो निदानात्मक उद्देश्य, यानी कि बच्चे में वो कमी है उसका निदान करना है, तो इसका उद्देश्य उनके निदान, उनके कमियों को दूर करना है, इसलिए निदानात्मक उद्देश्य भी आकलन का आता है। इसके अलावा शिक्षा अधिगम में सुधार लाना, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है यदि अच्छे से ना सीख पा रहा हो, उनका अधिगम कमजोर हो, तो उसके उस अधिगम में सुधार लाना भी आकलन का उद्देश्य है। इसके अलावा अधिगम संबंधी और अन्य जितनी भी कठिनाइयां हैं उनका भी पता लगाना, आखिर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, स्लो लर्नर है, तो आखिर वो कैसे स्लो सीख रहा है, उनकी परिस्थिति के आधार पर हम सोचने लगते हैं। तो ये है जितनी भी कठिनाइयां हैं बच्चों को सीखने को लेकर, उन कठिनाइयों का जब हम पता लगाते हैं तो यही आकलन का उद्देश्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं आकलन के प्रकार की। आकलन 2 प्रकार का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आकलन मूल्यांकन से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते ही हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आकलन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। ठीक है, यानी कि फॉर्मेटिव, समेटिव, रचनात्मक और योगात्मक। तो सबसे पहले बात करूं मैं रचनात्मक आकलन क्या होता है। तो देखो, रचनात्मक आकलन पढ़ाने के दौरान लिया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। यानी कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते जब मैं कुछ पूछने लगता हूं बच्चों से, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, बच्चे का आकलन कर रहा हूं। यानी बीच बीच में जब पढ़ाने के दौरान बच्चों का आकलन करते हैं तो वही आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब यह क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको रचनात्मक आकलन कहते हैं, इसमें यह बच्चे के बारे में जानने का बढ़िया तरीका है। समझ रहे हैं?
अर्थात बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चा उसको लर्न कर पा रहा है कि नहीं, ग्रहण कर पा रहा कि नहीं। जब हमको जानना हो तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग करते हैं, रचनात्मक आकलन का उपयोग करते हैं, जिसमें प्रतिदिन निरंतर पढ़ाने के दौरान जब आकलन किया जाता है तो वही रचनात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, याद रखना, भूलना मत। चलिए, अब आता है समेटिव असेसमेंट, जिसको योगात्मक आकलन कहा जाता है। अब साल के अंत में किया गया आकलन क्या होता है? साल के अंत में किया गया आकलन या किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। यानी साल में एक या दो बार, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम जो लिया जाता है ना, वो इसी योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं? अर्थात जब हम साल में एक दो बार लेते हैं, साल के अंत में जो आकलन लिया जाता है उसको योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा लेना, वार्षिक परीक्षा लेना, ये सभी आकलन किस में आएगा? आपका योगात्मक आकलन में आएगा। ठीक है, चलिए बात करें आगे। जो आकलन के तरीके हैं, कैसे आप देखना, अक्सर ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम्पल के रूप में पूछे जाते हैं। अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आया तो याद रखना समेटिव आकलन होगा। ठीक है, योगात्मक आकलन होगा। यदि असेसमेंट फॉर लर्निंग आएगा तो फॉर्मेटिव आकलन होगा, रचनात्मक आकलन होगा। यानी कि यहां पर एक रेड कलर में फॉर लिख गया ना, मतलब फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, अगर यहां ऑफ लिखा तो आप से समझ जाना कि ये समेटिव होगा। फॉर से फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर मतलब के लिए, अर्थात हिंदी में बोलूं, सीखने के लिए आकलन अगर आया तो वहां पर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, और सीखने का, आप मतलब का, तो सीखने का आकलन आया तो वहां समेटिव होगा, और सीखने के लिए आकलन आएगा तो वहां फॉर्मेटिव होता है। सीख ले, अब सीखने का और सीखने के लिए, ठीक है, और असेसमेंट एज लर्निंग, तो यहां पर सेल्फ असेसमेंट जब किया जाता है। हालांकि ये दो चीजें हैं आपको इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और यहां से एग्जाम्पल बना करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है। ठीक है, समझ गए आकलन क्या होता है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की, कि आखिर यह मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन, जिसको अंग्रेजी में इवोल्यूशन कहा जाता है, तो ये जो मूल्यांकन होता है योगात्मक प्रक्रिया है। योगात्मक मतलब समेटिव, समेटिव मतलब क्या होता है? साल के अंत में लिया जाने वाला कार्य। ठीक है, साल के अंत में जो लिया जाने वाला मूल्यांकन, साल के अंत में लिया जाने वाला जो टेस्ट है वो मूल्यांकन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ा देते हैं, उसके बाद जब विद्यार्थियों को नंबर देना होता है, ग्रेड देना होता है, उनको उपलब्धि देना होता है, उपलब्धि ज्ञात करना होता है, तब हम जिस मूल्यांकन का उपयोग, जिस टेस्ट विधि का उपयोग करते हैं वो मूल्यांकन है, इवोल्यूशन है। ठीक है, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं साल के अंत में टेस्ट लेकर के ग्रेडिंग देना, नंबर देना, उपलब्धि बताना ही मूल्यांकन कहलाता है। समझ गए? चलिए अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य की। मूल्यांकन के आखिर क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो देखो, छात्रों की उपलब्धि को अंकों व ग्रेड के माध्यम से पाठ्यक्रम के समाप्ति पर बताना इसी मूल्यांकन का उद्देश्य है। यानी कि बच्चा कितना अंक पाया, कितना ग्रेड उसको मिला, इसका बच्चों को जो है ग्रेड या अंक के आधार पर जो है पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर, वार्षिक परीक्षा होने पर बच्चों को बता देना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर है भाई मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है। चलिए आगे बात करते हैं। मूल्यांकन को लेकर एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, वो है CCE। वो क्या आता है दोस्तों? CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखो ये जो है CCE बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्ष में। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी तब से CCE जो है बना, और CCE के अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है। तो CCE में क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में
शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। जो शिक्षक, देखो आजकल क्या होता है ना, मार्कशीट बनते हैं तो आपने देखा होगा मार्कशीट में दो क्षेत्र रहता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र और व्यवहारिक क्षेत्र, और बहुत सारे मार्कशीट में ग्रेडिंग रहते हैं। लेकिन दो क्षेत्र प्रमुख रहता है, एक होता है संज्ञानात्मक जिसको शैक्षणिक क्षेत्र कहते हैं, दूसरा होता है गैर शैक्षणिक जिसको सहसंज्ञानात्मक बोला जाता है। अब देखो यहां पर संज्ञानात्मक में क्या होता है, बच्चों की रुचि पढ़ाई लिखाई इत्यादि में होती है, उसी के क्षेत्र में जब बच्चा आगे बढ़ता है ना तो उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक शैक्षणिक। ठीक है, सहसंज्ञानात्मक गैर शैक्षणिक, तो इसमें क्या होगा, देखो बच्चों की स्टडी के अलावा सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एंटरटेनिंग, बहुत सारे क्षेत्र जो एजुकेशन से हट के रहता है, तो वो जो क्षेत्र है जैसे प्लेइंग, गेमिंग इत्यादि, ये सभी क्षेत्र क्या है, सहसंज्ञानात्मक में आता है। अर्थात अंग्रेजी में मैं बोलूं तो स्कोलास्टिक एरिया और को स्कोलास्टिक एरिया, संज्ञानात्मक क्षेत्र और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र। तो ये दोनों चीजों का अब क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कक्षा कक्ष में, और उसके हिसाब से फिर नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इसी में एक शब्द आता है एसबीए, स्कूल बेस्ड एजुकेशन। तो ये क्या होता है, वयस्कों के, देखो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एसबीए लाया गया था। ठीक है, वयस्कों के संपूर्ण विकास के लिए एसबीए लाया गया था, जिसमें जो भी असेसमेंट होता है वह स्कूल के अंदर होता है। जितने भी बच्चे हैं, है ना, उनका जो भी असेसमेंट होगा वो स्कूल के अंदर ही होगा। इसी उद्देश्य से जो है क्या लाया गया था, एसबीए लाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं रचनात्मक। चूंकि मैंने अभी मूल्यांकन की बात की, अलग अलग ग्रेड और अंकों के माध्यम से दिया जाता है, कितने नंबर में कितने ग्रेड दिया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन सीजी टेट में आ चुका प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं। देखो ग्रेडिंग पैमाना है रचनात्मक मूल्यांकन का। यदि मैं टोटल 100 नंबर से डिवाइड करके आपको बता रहा हूं, अगर 91 से 90 अंक बच्चा लाता है तो उसका A1 ग्रेड में आएगा। और ग्रेड पॉइंट की बात करूं तो 10 पॉइंट रहेगा। 81 से 90 अंक का यदि बच्चा लाता है तो वह A2 ग्रेड में आएगा और 9.0 यानी कि 9% आएगा ग्रेडिंग पॉइंट। यदि 71 से 80 आता है तो B1 आएगा 8.0। यदि 61 से 70 में बच्चा यदि आता है तो उसका ग्रेड जो है B2 रहेगा 7.0। यदि 51 से 60 अंक बच्चा लाता है तो ग्रेड C1 रहेगा और 6.0। यदि बच्चा 41 से 50 अंक लाता है तो 5.0 उसका ये रहेगा और C2 ग्रेड रहेगा। यदि बच्चा 33 से 40 है, ठीक है, ले दे के अगर पास होता है तो उसका ग्रेड डी रहेगा और 4.0 ग्रेड रहता है। इस तरह से और नीचे की ग्रेड भी आपको दिख रहे हैं। तो ये ग्रेडिंग पैमाना है, इसको दिमाग में बैठा लेंगे। आपके प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, जो चीजें पूछे गए हैं मैं उसको बता रहा हूं। अब यहां पर कौन से ग्रेड में क्या लिखा रहेगा, उनके मानक स्तर, उपलब्धि स्तर की मैं बात कर रहा हूं। यदि बच्चा A+ ग्रेड लाता है तो उसको सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है और उसका परसेंट 90 से लेकर 100 तक होता है। यदि बच्चा A ग्रेड लाता है उसको उत्कृष्ट कहते हैं, 75 से 89% तक रहता है। यदि बच्चा B ग्रेड लाता है तो बी ग्रेड में बहुत अच्छा कहा जाता है और 56 से 74% अंक बच्चा अर्जित करता है। यदि C ग्रेड बच्चा लाता है तो अच्छा होता है और इसमें 35 से 55% बच्चों का प्रतिशत होता है। यदि बच्चा D ग्रेड लाता है तो औसत जो है, औसत दर्जे के बच्चा हम उसको कहते हैं और 35% से कम अंक ऐसे बच्चे प्राप्त करते हैं। तो ये ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग पैमाना और उपलब्धि का स्तर जो हमने बताया, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे देखो हमने आकलन कर लिया, मूल्यांकन कर लिया, जान लिया कि बच्चे में क्या कमी है, कैसे बच्चा नहीं सीख पा रहा है, कौन सी वजह से नहीं सीख पा, अर्थात क्यों, कैसे, किस लिए नहीं सीख पा रहा है, बच्चे के उस परेशानी को
हमने पढ़ाने के दौरान जाना, तो यही उपचारात्मक शिक्षण क्या कहलाता है। देखो सबसे पहले उपचार एक शब्द है, समझो, तो इसको रिमेडियल टीचिंग कहा जाता है अंग्रेजी में, है ना। तो उपचार का अर्थ होता है इलाज करना। जिस प्रकार से एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, लेकिन कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या डॉक्टर डायरेक्ट उसका इलाज करता है? क्या नहीं। क्या करेगा? पहले उसका टेस्ट करेगा, उनमें बीमारी को जानेगा कि इनको कौन सी बीमारी है। उस बीमारी को जानने के बाद उस बीमारी के आधार पर वो क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। ठीक उसी प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण होता है। यानी कि एक शिक्षक क्या करता है? पहले बच्चों की कमी को जानता है। तो वही चीजें हैं, उपचारात्मक शिक्षण एक विधि है जिसमें बच्चों शिक्षण में होने वाली कमी को पहले जाना जाता है कि क्या कमी है बच्चे में, यानी कि वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, अर्थात उनकी बीमारियों का पहले पता लगाया जाता है और फिर बीमारियों को जानने के बाद ही उसका इलाज किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। इसलिए उसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट की तरह ही इसका नाम रखा गया है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, रिमेडियल टीचिंग। क्लियर है मेरे दोस्तों? अर्थात उनकी उस कमियों को जान करके जब उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, उपचार किया जाता है, वही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? देखो कई सारे इनके उद्देश्य। सबसे पहले तो छात्रों की ज्ञान और अज्ञान संबंधी त्रुटि का अंत। यदि उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हो तो बच्चे को ज्ञान अर्जित करने में किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, तो वो उसको दूर किया जा सकता है। सीखने के दौरान यदि उनमें कोई दोष आ गया है जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, उन दोष को दूर किया जा सकता है, उन कमियों को दूर किया जा सकता है। दोषपूर्ण आदत, यदि उनमें ऐसी आदतें हो, ऐसी मनोवृत्ति हो जिससे कि वो सीखने में, जैसे कई होते हैं ना बदमाश बच्चे होते हैं, सीख नहीं पाते, है ना, बदमाश। अब पढ़ाई के दौरान वो दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है, उसको कोचक रहा है, उसको लाद रहा है, तो परेशान करने वाले बच्चे, है ना, उनमें बुरी आदतें आ जा रहती है, मनोवृत्ति आ जाती है, दोषपूर्ण आदतें आ जाती है। उन आदतों को सुधार किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक है, इसके अलावा उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता, भाई यह भी एक उद्देश्य है ना। जो बच्चा अक्सर देखना, हम बात करते हैं सरकारी स्कूल में, बात करते हैं गरीब बच्चों की, तो अक्सर ना जो बच्चे पहुंचते हैं ना, वो ज्यादातर गंदे गंदे गालियां आप शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका वातावरण से वैसे आए रहते हैं बहुत सारे बच्चे। अब उनके उसी भाषा को, ठीक है, दूर करके उत्तम भाषा प्रयोग की जब हम बच्चे को क्षमता विकसित करते हैं, तो वो कहलाती है जो है आपके इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसमें और कुछ पॉइंट है इसके उद्देश्य में, उपचारात्मक शिक्षण में। समय व शक्ति का संचरण। देखो अब बच्चे को जब हम सिखा रहे हैं, बच्चे की कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम समय और शक्ति का भी उसमें संचय कर रहे हैं, बचा रहे हैं। भाई अगर बच्चा सीख गया तो फिर साथ साथ वो चल सकता है ना। इसलिए उनको उनकी कमियों को लेकर भी हमको सिखाते हुए चलना होता है। मंद बुद्धि बालकों के आत्मविश्वास। अब ऐसे बच्चे जो एकदम मंद बुद्धि होते हैं, जो बहुत स्लो लर्नर होते हैं, ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना, आत्मविश्वास लाना और सीखने की फिर क्षमता जागृत करना भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने उपचारात्मक शिक्षण की तो बात कर ली, लेकिन आखिर भाई कोई भी डॉक्टर जब इलाज करता है तो कुछ न कुछ तरीके रहे होंगे इलाज करने के, चाहे सूजी लगाई, दवाई दी, चाहे बाटल चढ़ाई, है ना भाई। तो ठीक वैसे ही जब उपचारात्मक शिक्षण की बात आती है तो उसमें भी कई तरीके हो सकते हैं। ठीक ना, अब हम उसको सुई लगाएं, चाहे बॉटल चढ़ाएं, या खाली दवाई दे दे, वो टेबलेट नान लड़का है तो सिरपे दे के छोड़वा दे, है ना। तो कई तरीका, देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन विधि। सबसे पहला तो हम बच्चों का व्यक्तिगत अध्ययन, मतलब कैसे हम बच्चों का व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे।
आप जानते हो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर प्रत्येक बच्चा अपने आप में भिन्न होता है, तो आपको व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे को समझना होगा, मनोविज्ञान को उस बच्चे का समझना होगा, वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या दृष्टिकोण है, हर वो चीज, अर्थात बच्चे के आपको दिमाग को समझना होगा। तो ये सबसे पहला तरीका आप उपचारात्मक शिक्षण में विधि के रूप में उपयोग करोगे, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। दूसरा है त्रुटि शुद्धिकरण, यानी जिन बच्चों में त्रुटियां होती हैं उनके शुद्धिकरण करना है, त्रुटियों को दूर करने का। अब उसके लिए आप कई तरीका अपना सकते हो ना, जैसे भाषा संबंधी त्रुटि हो रहा है तो बीच बीच में जैसे खाली स्थान वाला शब्द दिया जाता है ना, या फिर शुद्ध वाक्य रचना से संबंधित प्रश्न दे देकर उन पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप त्रुटि शुद्धिकरण उनसे करा सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नता आधारित समूह बनाकर, भाई मैंने कहा व्यक्तिगत भिन्न, अब प्रति बच्चे जितने भी व्यक्तिगत रूप से जो भिन्न है उनका अलग अलग समूह बना करके भी उनकी कमियों को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो ये कई सारे मेथड्स हैं जिनका उपयोग जो है उपचारात्मक शिक्षण के दौरान किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण विधि। अब जो व्यक्तित्व की परीक्षण है कौन से विधि से करें, तो इसमें भी बहुत सारे विधियां और ये भी क्वेश्चन आपके आ चुके क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए कुछ विधियों पर मैं बात कर लूं। सबसे पहले व्यक्तित्व परीक्षण की विधि जो आती है वो है TAT। वो विधि है TAT जिसको थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहा जाता है, अपरसेप्शन भी कह सकते हैं। तो TAT मेथड शॉर्ट में ज्यादातर इसको जाना जाता है। याद रखना TAT मेथड क्या होता है, TAT टेस्ट क्या होता है, तो इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या बालक प्रसंग बोध परीक्षण के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? TAT को प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या बालक प्रसंग बोध परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रतिपादक मार्गन, और इसमें दो लोगों ने किया था ना, मार्गन और मूरे जो है TAT के प्रतिपादक हैं। और इसमें क्या कैसे परीक्षण होता है व्यक्तित्व का, तो देखियो इसमें 31 कार्ड होते हैं, 30+1 31 कार्ड दिया जाता है। और उस कार्ड में पुरुष से संबंधित 10 और महिला से संबंधित इस तरह से, ठीक है, पुरुष और महिला से संबंधित 10-10 कार्ड होते हैं और उसी को दिया जाता है। और इसमें अर्थात महिला पुरुष के चित्र वाले कार्ड होते हैं और चित्र को दिखा करके ही कहानी लिखने को कहा जाता है। मतलब जैसे कोई भी छवि पर आधारित जो चित्र रहेंगे महिला पुरुष के, अब उसी के आधार पर अलग अलग एक्टिविटी करते हुए रहेंगे। महिला और पुरुष के अलग अलग कार्ड होते हैं और उसी को फिर चित्र दिखा करके बच्चों को कहानी लिखने को प्रेरित किया जाता है। कौन से मेथड में? TAT मेथड में, जिसको क्या कहा जाता है भाई? TAT मेथड, जिसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या बालक प्रसंग बोध परीक्षण, अर्थात उस चित्र को देखकर बालक प्रसंग बनाता है, स्टोरी बनाता है, इसलिए इसको बालक प्रसंग बोध परीक्षण TAT कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सेकंड जो टेस्ट है CAT, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। अब चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट CAT, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण कहा जाता है। और इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलोक थे। कौन थे भाई? लियोपोल्ड बेलोक थे। इसमें 10 कार्ड होते हैं और ये परीक्षण 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इस परीक्षण से बच्चों की रुचि, उनकी इच्छा, उनकी आवश्यकता की जानकारी होती है। उनकी आवश्यकता, रुचि, उनकी इच्छा जानने के लिए CAT परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा थर्ड आता है IBT, जिसको इंक ब्लॉट टेस्ट कहा जाता है। इसको स्याही सोरसा धब्बा परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्याही सोरसा का धब्बा परीक्षण भी कहा जाता है। और इसके प्रतिपादक हरमन सोरसा है। याद रखना, स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही जो सोरसा धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक है हरमन सोरसा। और इसमें भी 10 कार्ड होते हैं। बच्चों में 10 कार्ड दिया जाता है, जिसमें 5 कार्ड लाल कलर के और सफेद धब्बा वाला कार्ड होता है। और इसमें क्या होता है? देखो, 5 कार्ड पर विभिन्न रंग के धब्बे होते हैं। इसको क्या किया जाता है? बच्चों को इसकी आकृति को दिखाया जाता है। ठीक है, और क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक परीक्षण फिर करवाया जाता है। तो ये अलग अलग टेस्ट है। इसके अलावा आता है SCT, जिसको सेंटेंस कंप्लीट
टेस्ट, या फिर देखो इस क्या है, इसमें क्या किया जाता है, सेंटेंस कंप्लीट जो टेस्ट है, तब सेंटेंस पूर्ण, जैसे खाली स्थान। अब यहाँ पर जैसे मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता खाली स्थान मुझे देते हैं। अब यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया है ना। अब जब इस टेस्ट में क्या किया जाता है, सेंटेंस पूर्णता टेस्ट है, सेंटेंस या वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो उस वाक्य को बच्चे अपनी समझ के आधार पर भरने का प्रयास करते हैं इस टेस्ट में, SCT में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला टेस्ट आता है FWAT, जिसको फ्री वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट या फ्री वर्ड अपरसेप्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण इसको हिंदी में कहा जाता है। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक फ्रांसिस के हैं, जो कि गॉल्टन है। ठीक है, इसमें क्या किया था, इन्होंने एक एक करके शब्द व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, और शब्द सुनने के बाद पहले शब्द को बटन होता है पहले शब्द का, और तत्पश्चात शब्दों के प्रति व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, यानी कि उन शब्दों को बच्चों को क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, एक एक करके उनके सामने प्रस्तुत कराया जाता है और बच्चे को सुनाया जाता है। उसके बाद फिर प्रतिक्रिया किया जाता है, विश्लेषण लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों कुछ व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां, और इन विधियों को आप याद रखेंगे। मैंने बहुत सारी व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट विधियों पर हमने बात किया है, जो आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऐसे विधियों को भी हमने समाहित किया है। तो आज की सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी, अगला वीडियो जो आएगा, ठीक है, उसमें हम, अब देखिए हमारा जो बाल विकास लगभग समाप्त हो गया है। इसमें हम शॉर्ट में थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा, जिसमें हम टैग वर्ड पर बात करेंगे, कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स पर बात करेंगे, और उनका उपयोग करके आप कैसे आप जो है बाल विकास के MCQ को सॉल्व कर पाएंगे, उस मेथड पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज की सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। जितने भी शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि वो भी शिक्षक भर्ती और CGTET 2026 की तैयारी गुरुजी के साथ सब मिलकर कर सके। फ्रेशर कैंडिडेट जो कि CGTET की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। साथ ही साथ जो है 2025-26 में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट। तो आप सभी साथी हमसे जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, और अन्य साथियों तक भी हमारे वीडियो को बिल्कुल शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करूंगा। साथी नए हैं, चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।